हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारे पास सबसे पहले ग्रोथ आ जाती है कि ग्रोथ क्या चीज होती है। पहले आपको जो वर्ड होता है ना उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है कि भाई ये वर्ड बेसिकली डिराइव कहाँ से किया गया। ठीक है, अब जो ग्रोथ का वर्ड है ना वो हमारे पास आता है फिजिकल मेच्योरेशन में, यानी ग्रोथ हमारे पास फिजिकली जो है कोई चीज इंक्रीज हो रही है अपने साइज के अंदर या उसकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रोथ आ जाती है। ठीक है, ग्रोथ क्या है जी? इट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मेच्योरेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। के फिजिकली जो है वो आपकी ग्रोथ हो रही है, साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और ये कैसे होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स से, यानी सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस, और उसकी वजह से इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर के सब्सटेंसेस हैं वो ज्यादा रेज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी? बॉडी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं हमारे पास फिजिकल मेच्योरेशन है, और इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये ग्रोथ का प्रोसेस है। ठीक है, और ये क्वांटिटेटिव चेंज होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, आपको जो है वो ये क्वांटिटेटिवली नजर आता है। हम कहते हैं कि भाई हमारी ग्रोथ इतने सेंटीमीटर हो चुकी है, ठीक है, या इतने इंचेस जो है वो ग्रोथ हो चुकी है। तो ग्रोथ जो है क्या है? एक क्वांटिटेटिव चेंज है बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस आता है। तो अगर हम डेवलपमेंट का प्रोसेस देखें तो ये हमारे पास एक फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल मेच्योरेशन है इंडिविजुअल की। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास फिजिकल मेच्योरेशन है, और ये हमारे पास क्या है? फिजियोलॉजिकल मेच्योरेशन, यानी जिसमें जो है वो हमारी बॉडी के फंक्शंस जो है मोस्टली वो जो है वो डिवेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इट इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी। के इसमें क्या होता है? इसमें कोई साइज वगैरह नहीं बढ़ता, बल्कि स्किल जो है वो इन्हांस होती है, कैपेसिटी किसी चीज की इन्हांस होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि भाई अगर हमारा नर्वस सिस्टम को ले लें तो फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम किस तरह से डेवलप करेगा? उसकी माइलिनेशन होगी, यानी उसका जो काम करने का प्रोसेस है वो ज्यादा बेटर हो जाएगा, और उसकी कैपेसिटी जो है वो ज्यादा इन्हांस हो जाएगी। किस तरह से? वो अपने इर्द गिर्द जो है वो माइलिन शीथ जो है वो कह लें रैप कर लेगा, जिसकी वजह से ज्यादा बेहतर जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इट इंक्लूड साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। ठीक है, इसके अंदर साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस भी आ जाती हैं, और ये हमारे पास एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, जबकि ग्रोथ डेवलपमेंट जो है हमारे पास एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो हमें मतलब हम उसको काउंट भी कर सकते हैं, ऐसे ना ही हमें जो है वो इतनी नजर आती है, लेकिन ये है कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जब वो डेवलप करते हैं तो इसका मतलब है कि वो मेच्योरेशन की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस है। ग्रोथ में आपने क्या बताना है? फिजिकल मेच्योरेशन, और डेवलपमेंट में आपने बताना है फिजियोलॉजिकल मेच्योरेशन, यानी फंक्शनल के अकॉर्डिंग, फंक्शंस के अकॉर्डिंग। और ये हमारे पास एक क्वांटिटेटिव चेंज है, जबकि ये हमारे पास क्या है? एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कुछ प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ के और डेवलपमेंट के। वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? यानी अगर ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है तो वो किन किन बेसिस पे या किन किन प्रिंसिपल्स को जो है वो फॉलो करने के बाद जो है वो होती है, वो प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस करने हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले हमारे पास जो है 3 प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रिंसिपल्स को आपने याद रखना है, यही प्रिंसिपल जो है वो आपको यूएचएस में भी आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल आता है सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है हमारे पास? कि हेड से टो की तरफ जो है वो ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जब भी ग्रोथ होती है तो पर्सन की ग्रोथ जो है वो हेड से टो की तरफ जो है वो जाएगी। ठीक है, प्रोक्सिमल डिस्टल डायरेक्शन, यानी प्रोक्सिमल से डिस्टल की तरफ भी आगे हम इनकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक, पहले जनरल एरिया की ग्रोथ होती है, देन स्पेसिफिक एरिया की ग्रोथ होती है। जैसे जी सेफेलोकॉर्डल देखेंगे, आपको बेबी इधर यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ग्रोथ होती है हेड की। आपने अगर वोम के अंदर जो है वो बेबी का जो है वो रेशियो देखा हो या उसकी जो है पिक्चर एक देखी हो, तो उसमें सबसे पहले जो है ना वो हेड ग्रो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, पहले हेड ग्रो करना स्टार्ट करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ जो है वो नीचे लिम्स की होती है, तो फिर नीचे से जो है वो ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। तो हेड से जो है वो टो की तरफ जाती है ग्रोथ होना, इसको हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। और ये हमारे पास ग्रोथ का जो है वो एक प्रिंसिपल है कि ग्रोथ किस तरह से होती है? हेड से टो की तरफ होती है। ठीक है, पहले हेड वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बनते हैं, उनके फंक्शंस डेवलप होना शुरू होते हैं, फिर ट्रंक में आता है, और फिर लास्ट पे लेग रीजन आता है। ठीक है, ये हमारे पास है सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन। प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन में क्या होता है कि भाई प्रोक्सिमिटी से डिस्टल तरफ जो है वो चीज जाती है। प्रोक्सिमल डायरेक्शन से डिस्टल डायरेक्शन की तरफ चीज जाने का मतलब कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले प्रोक्सिमो डिस्टल फॉर्म सेंटर से मिड लाइन की तरफ जाएगी, यानी पहले ये यहाँ पे है सेंटर। ठीक है, ये आप मिड लाइन कह लें इसको,
उसके बाद यहाँ से जो है वो ग्रोथ मूव करेगी कहाँ पे, पेरिफेरीज की तरफ जाएगी। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई हमारे इंसान के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो ट्रंक वाला एरिया बन चुका होता है, उसके बाद जो है हमारे पास जो फिंगर्स होती हैं वो बिल्कुल लास्ट पे बनती हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रंक है वो वाला एरिया पहले मूव करना स्टार्ट करता है, या वो फंक्शन करना पहले शुरू करता है एज कम्पेयर टू जो हमारी पेरिफेरीज होती हैं। तो ग्रोथ जो होती है या डेवलपमेंट जो होती है वो हमेशा जो है वो मिड लाइन से प्रोक्सिमिटीज की तरफ जो है वो मूव करती है। ठीक है, मिड लाइन से उन्होंने कहाँ पे जाना है, पेरिफेरीज की तरफ मूव करती है। प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, प्रोक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन आपने ये याद रखना है, सेंटर से पेरिफेरीज की तरफ ग्रोथ होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वाला हमने उसका पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्या होता है थर्ड वाला, कि जनरल टू स्पेसिफिक, कि जनरल चीजें जो होती हैं वो पहले ग्रो या पहले उनकी डेवलपमेंट होती है, स्पेसिफिक की बाद में। जैसे कहते हैं कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज पहले सीख लेता है। ठीक है, लैंग्वेज उसको पहले जो है वो आ जाती है, लेकिन वो अपनी रीजनिंग की कैपेसिटी जो होती है उसकी वो बाद में डेवलप होती है, कि भाई चीजों को सोचना, चीजों को समझना, अपने क्वेश्चन आंसर को जो है वो सॉल्व करना, ये सारा कुछ उसका बाद में डेवलप होता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक चीज है। ठीक है, और जनरल चीज जो होती है, जिस तरह के आप कह सकते हैं कि उसकी लैंग्वेज है, ठीक है, सिंपल चीज है, लैंग्वेज जो जल्दी सीख लेता है, किसी को बुलाना कैसे है, जनरल जनरल चीजें जो होती हैं वो पहले सीख लेता है। आप एक और एग्जांपल भी आप दे सकते हैं कि भाई अगर आप बच्चे को पेंसिल पकड़ाएंगे ना पहले, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ लाइन लगाएगा या सर्कल बना देगा या इस तरह की चीजें जो है वो मतलब ड्रॉ कर देगा रैंडमली, लेकिन बाद में वो बहुत स्पेसिफिक चीजें जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉ करना सीख लेता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों जो है वो जनरल से स्पेसिफिक होती हैं। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल्स तीन थे। हमारे पास स्फेलोकॉर्डल डायरेक्शन, स्फेलोकॉर्डल डायरेक्शन है, प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन है, और तीसरी हमारे पास आ जाती है जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये तीन चीजें जो है ना, ये हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। आपने ये प्रिंसिपल अच्छे से याद करने हैं। पहला क्वेश्चन हमने कवर किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन हमने कवर किया प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अब हम कवर करने लगे हैं, वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को या डेवलपमेंट को। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ना तीन तरह की कैटेगरीज हैं, सिंपल कैटेगरीज हैं, तीन तरह की कैटेगरीज हैं। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं भाई, प्री नेटल फैक्टर्स होते हैं, और पोस्ट नेटल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्री नेटल मतलब नेटल एरिया से पहले, और पोस्ट नेटल बाद में। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स यानी जो जेनेटिकली कंजेनिटल जो है वो इंसान के अंदर जो है वो आते हैं। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। जेनेटिक फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स यानी जो चीजें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर पेरेंट्स की हाइट जो है वो बड़ी होती है, ठीक है, तो बच्चों की हाइट भी ऑटोमेटिकली बड़ी होगी। ठीक है, कुछ जेनेटिकली चीजें जो है वो ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, सेक्स यानी अगर यूजली ये समझ जाता है कि जो मेल होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, जल्दी उनकी डेवलपमेंट होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, उनका स्ट्रेचर जो होता है वो ज्यादा लार्ज होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, बिकॉज फीमेल जो होती है वो टेंडर होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और उनका स्ट्रेचर होता है वो शॉर्ट होता है। ये समझा जाता है जेनेटिक फैक्टर्स भी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। ठीक है, रेस भी आ जाता है, नेशनैलिटी भी आ जाता है, कुछ एरिया के लोग जो होते हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं, कुछ एरिया के लोग जो है वो ज्यादा छोटे भी होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो जेनेटिकली भी आपकी चीजें डिटरमाइन करती हैं। प्रीनेटल फैक्टर्स यानी जब यूट्रस के अंदर बेबी होता है तो वो इन्वायरमेंट, ठीक है, अभी उसकी बर्थ नहीं हुई, अभी वो यूट्रस के अंदर है, तो इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये डेवलप ये बताने में कि बच्चा जो है वो किस तरह से ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ किस तरह से होगी। ठीक है, क्योंकि अगर इंट्रा यूट्राइन फैक्टर्स हैं कुछ जो कि इफेक्ट करते हैं बेबी की ग्रोथ को, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मेटरनल मेल न्यूट्रिशन की अगर जो है वो मदर अच्छी खुराक नहीं ले रही, ठीक है, अगर तो वो अच्छी खुराक नहीं ले रही तो ऑटोमेटिकली उसके बेबी के ऊपर जो है वो इफेक्ट जाएगा। ठीक है, मेटरनल इन्फेक्शन, अगर मदर को जो है वो कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो वूम के अंदर ट्रांसफर होगा, ऑटोमेटिकली बेबी के अंदर जाएगा। मेटरनल सब्सटेंस अब्यूज, अगर मदर जो है वो स्मोकिंग करती है या ड्रग अब्यूज की जो है वो करती है, तो उससे भी जो है वो इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बेबी पे जाएगा। मेटरनल इलनेस आ जाती है, यानी अगर मदर जो है वो ठीक नहीं है, सिक है, इल है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है वो हमारा बेबी के ऊपर जो है वो इफेक्ट जाएगा, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। हार्मोन्स भी होते हैं कुछ जो कि इफेक्ट करते हैं, अगर तो मदर के अंदर से प्रॉपर हार्मोन्स निकल रहे हों, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बेबी को प्रॉपर सप्लाई जो है, न्यूट्रिशन जो है वो मिलती रहती है, लेकिन अगर नहीं तो फिर उससे जो है बेबी की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा माइसिलिनियस यानी कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किए, लेकिन वो कहते हैं कि और भी फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बेबी का है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है पोस्ट नेटल फैक्टर, यानी अब जो है बेबी की बर्थ हो चुकी हुई है, ठीक है, अब बेबी की बर्थ हो चुकी है, अब उसको कौन कौन से फैक्टर्स, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कुछ बच्चे होते हैं कि उनके अंदर ग्रोथ का बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है,
ठीक है। यानी उनकी जो ग्रोथ है ना, वो आप देखोगे वो जब छोटे होते हैं तो तभी वो आपको बहुत ज्यादा उनका लार्ज साइज नजर आ रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह से उनका ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो जल्दी जल्दी जो है वो बड़े हो जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो उनको इतना सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बड़े नहीं हो पाते। न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। न्यूट्रिशन अच्छी दोगे तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, अगर न्यूट्रिशन अच्छी नहीं देंगे तो बच्चे की ग्रोथ ऑटोमेटिकली अच्छी नहीं होगी। बच्चे को अगर चाइल्डहुड यानी बचपन में ही उसको कोई इलनेस जो है बीमारी लग गई है, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक सकती है। फिजिकल इन्वायरमेंट उसका अच्छा नहीं है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है उसकी ग्रोथ जो है वो रुक सकती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ जाता है हमारे पास कि अगर पैसे ज्यादा हैं, ठीक है, अगर पेरेंट्स जो है वो वेल ऑफ हैं, अच्छे से खिला पिला सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन नहीं है तो डेफिनेटली बच्चा जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है। क्लाइमेट एंड सीजन आ जाता है। कुछ मौसम इस तरह के होते हैं जिनमें बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा खाता है, ठीक है, और कुछ मौसम इस तरह के होते हैं जिनमें बच्चे का जो है वो दिल नहीं करता खाने को। तो इस तरह से भी जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट होती है। प्ले एंड एक्सरसाइज है, बर्थ ऑर्डर है। बर्थ ऑर्डर किस तरह से इफेक्ट होता है? यूजली कहा जाता है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है। ठीक है। जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसको काफी ज्यादा अटेंशन मिलती है, उसके ऊपर तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जब जी चौथा पांचवा आ गया तो बस उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना। ठीक है। तो उसकी वजह से उस बच्चे की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो सकती है। इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की वजह से कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो थोड़ा कम खाते हैं। हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, और हार्मोनल इन्फ्लुएंस में ये है कि जो हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स की वजह से जो है वो बेबी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आ रही होती हैं, तो वो भी उसके खाने के मूड को जो है उसको इफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। मूड को इफेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी फूड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसकी वजह से हार्मोन्स का भी जो है वो थोड़ा बहुत रोल प्ले होता है इसके अंदर। तो पोस्ट नेटल फैक्टर्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हमने ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, हमने फैक्टर्स डिस्कस करने थे, उसमें हमने जेनेटिक फैक्टर्स पढ़ लिए, प्रीनेटल फैक्टर्स पढ़ लिए और पोस्ट नेटल फैक्टर्स पढ़ लिए। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन जो है वो फैक्टर्स आ गए हैं, जेनेटिक फैक्टर्स, प्रीनेटल फैक्टर्स और पोस्टनेटल फैक्टर्स। अच्छा, प्रीनेटल फैक्टर्स हो गए हमारे पास, उसके बाद जी पोस्टनेटल फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट जो चीज हमने डिस्कस करनी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एज पीरियड्स। ये आपके पास एमसीक्यूज में आएंगे कि आपने बताना होगा कि इतने माह का बच्चा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इतने माह का है तो उसको आप क्या कहेंगे। ठीक है। ये आपके यूएचएस के एमसीक्यूज हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल एज पीरियड में सबसे पहले हमारे पास इन्फेंसी आ जाता है। इन्फेंसी के अंदर हमारे पास कहते हैं जी इन नियोनेट और इन्फेंट, दो तरह के पीरियड आते हैं। नियोनेट हम कहते हैं उस बच्चे को जो कि बर्थ से लेके 1 मंथ तक जिसकी एज होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं नियोनेट। इन्फेंट किसको कहते हैं या इन्फेंसी किसे कहते हैं? 1 माह से लेके 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं इन्फेंट। इन्फेंट कह लो या इन्फेंसी कह लो। इन्फेंसी हो गया, उसके बाद हमारे पास नियोनेट के बाद इन्फेंसी है। इन्फेंसी के बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट चीज कौन सी आती है? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में हम दो तरह की स्टेजेस आ जाती हैं, टोडलर और प्री स्कूलर। टोडलर हम कहते हैं जी 1 to 3 इयर्स के जो चाइल्ड होते हैं, और प्री स्कूलर होता है हमारे पास 3 to 6 इयर्स के। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में क्या आता है, स्कूल एज चिल्ड्रन आ जाते हैं जो कि 6 से 12 साल के होते हैं। और लेट चाइल्डहुड में हमारे पास एडोलिसेंस आ जाता है जो कि 13 इयर्स टू अप्रोक्सीमेटली 18 इयर्स तक होते हैं। तो ये हमारे पास जो थे वो कुछ डेवलपमेंटल कह लें एज पीरियड्स है जिनको आपने अच्छे से याद करना है। इन्फेंसी है, उसमें नियोनेट और इन्फेंट आता है। उसके बाद हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड है, उसमें टोडलर और प्री स्कूलर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। मिडिल में हमारे पास 6 से 12 और लेट चाइल्डहुड में हमारे पास 13 से 18 साल के बच्चे आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद तो हमने पढ़ा था ना कि चाइल्ड हम कहते हैं इसको जो 18 साल से नीचे नीचे तक होता है। 18 साल से ऊपर अगर चला गया तो फिर जो है वो हमारे पास वो चाइल्डहुड की कैटेगरी से निकल जाएगा। ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिए डेवलपमेंटल एज के जो है वो पीरियड्स। ठीक है। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। इसी में ही हम माइलस्टोन्स पर डिस्कस करते हैं, इसी में ही जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि बच्चा जो है वो उसकी ग्रोथ की कौन कौन सी फेजेस वो कवर करता है, डेवलपमेंट की कौन कौन सी फेजेस कवर करता है। ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होता है, ठीक है, चैप्टर के अंदर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग किस तरह से करते हैं। अच्छा, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ है सबसे पहले हमारे पास कि आप ग्रोथ को किस तरह से जो है ना वो असेस कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको जो है ना वो हम कोशिश करेंगे कि दो तरीकों से जो है ना वो करें। ठीक है। ग्रोथ को भी और डेवलपमेंट को भी। अच्छा, चाहे तो आप यहाँ से कर लें, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आपको ना इसका अच्छा सा जो है ना वो लिखवा दूं। आप लोग ऐसा करें अपनी ना अच्छा जी, सबसे पहले आपने जो है वो यहाँ पे लिखना है कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है। अपने ऊपर जो है वो आप लिख लें मेजरमेंट
ऑफ ग्रोथ, हम सबसे पहले ग्रोथ की जो मेजरमेंट है वो किस तरह से करनी है, किन किन मेथड्स के थ्रू करनी है, ठीक है, हम वो पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर सबसे पहले आपने जो चीज नोट करनी है वो आपके पास आ जाता है वेट। सबसे पहले आ जाता है जी वेट, आपने लिखना है अपने पास कि बेबी का वेट जो होता है वो कितना कितना होना चाहिए। अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं बेबी इतने ईयर का तो उसका इतना वेट होना चाहिए, इतने ईयर का तो उसका इतना वेट होना चाहिए, ठीक है। कॉलम आपने बनाना है, उसके अंदर आपने मेंशन करना है वेट उसका, ठीक है, जो कि आ जाएगा आपके पास केजी में, ठीक है। और यहाँ आपके पास जो है वो पॉइंट्स के अंदर भी कुछ लोग कभी कभी एग्जामिनर जो है ना वो पॉइंट्स के अंदर भी पूछ लेता है, ठीक है। पॉइंट्स यूनिट यानी आईबीएस पॉइंट जो होता है उसमें भी पूछा जा सकता है आपको, तो आपने दोनों फॉर्मेट्स में जो है वो उसको याद करना है। अब मंथ्स अगर हम देखें ना आगे, तो बच्चा 6 माह का होता है, ठीक है। 6 माह का जो है वो बच्चा होता है, तो उसका वेट जो है ना वो 3.5 kg होना चाहिए, ठीक है। जो कि नॉर्मल मतलब असेस करते हैं यूएनओ ने या नॉर्मल डब्ल्यूएचओ ने मेंशन किया हुआ है। 6 माह का बच्चा है उसका 3.5 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है। पौंड्स में वो 7 पौंड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि अगर तो वो हो गया 1 साल का, ठीक है। अगर वो 1 साल का हो गया तो उसका वेट डबल हो जाएगा, 3.5 का डबल करें तो कितना होता है 7, ठीक है। कुछ बुक 7 लिख देती हैं, कुछ 7.5 भी कह देती हैं, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही, यानी 1 ईयर की एज में जो है उसका वेट डबल हो जाता है, ठीक है। आपने जब भी असेस करना है बच्चे को, आपने देखना है कि अगर वो 1 साल का है तो उसका वेट डबल होना चाहिए, यानी वो 7 kg का होना चाहिए, ठीक है। और पौंड जो है वो ऑलमोस्ट 1 IB जो होता है ना वो केजी 2 kg के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको आप डबल करते जाइएगा खुद ही। अच्छा, आपने मेन ये 2 चीजें याद रखनी है, वो आप खुद ही बना लेंगे पौंड वाला। 6 माह का बच्चा है उसका 3.5 kg वेट होना चाहिए, 1 साल का है उसका 7 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है। अगर तो वो हो जाता है 2 साल का, ठीक है, फिर उसका जो हो जाता है वो 10 kg तक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि अगर तो वो होता है जी अगर तो वो था, ठीक है, 6 का 3.5 हो गया, 1 का 7, 2 का 10, नहीं बल्कि एक हमने डिजिट छोड़ दिया इसके अंदर से, एक डिजिट जो है ना वो आपका मिसिंग है, एक नहीं। हम्म, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 0 आना है, मतलब जब वो पैदा होता है, जब वो पैदा होता है तब उसका वेट जो है वो 3.5 होता है, ठीक है। फिर जब वो 6 मंथ्स का होगा तब उसका वेट डबल हो जाएगा, उसके बाद जब वो 1 ईयर का होगा तो वो 10 kg हो जाएगा, जब उस जो है वो 2 ईयर का होगा तो वो 12 kg हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी जब वो 3 ईयर का होगा तो वो 15 हो जाएगा, ये था, ऐसे था। 3 का होगा तो वो 15 का हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जब वो मतलब 10 साल का होता है ना तो वेट जो होता है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा होता है, ये एमसीक्यू है कि जब बेबी जो है वो 10 ईयर का होता है तो उसका वेट जो होता है वो नॉर्मल से कितना ज्यादा होता है 10 टाइम्स, यानी ये 3 था ना तो उसका वेट जो होता है वो ऑलमोस्ट 30 या 32.5 होता है, ठीक है। ये आपका एक एमसीक्यू है, इसमें ना हमारे पास दो यूएचएस के एमसीक्यूज है, मैं आपको बताती हूँ। एक एमसीक्यू इसमें था कि ना जब बेबी का वेट जो होता है वो 6 मंथ्स का जब वो होता है तब उसका वेट कितना आता है, तो हमने ये बताना था कि वो डबल हो जाता है, ठीक है, ओरिजिनल वेट से डबल हो जाता है। एक ये आपका यूएचएस का एमसीक्यू है, ठीक है। एक हमारे पास ये एमसीक्यू है कि जब वो 0 से 10 ईयर्स का होता है तो तब हमारे पास जो है वो उसका वेट कितना था, तो आपने कहना है कि वो 10 टाइम्स जो है ना वो इंक्रीज, टाइम्स में आता है इसका एमसीक्यू के कितने टाइम्स इंक्रीज होता है, तो वो 10 टाइम्स इंक्रीमेंट जो होता है वो हो जाता है, ठीक है, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक टेबल है हमारे पास असेसमेंट ऑफ वेट का, इतना ही जो है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, ठीक है। 0 मंथ क्या है 3.5, 6 का है तो 7, 1 का है तो 10, 2 का है तो 12 और 3 का है तो 15 kg, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। इतना वेट हो जाता है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास है सारा जो कि वेट का है। हमने सबसे पहले ग्रोथ की असेसमेंट हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। और ग्रोथ में हमने सबसे पहली चीज जो है वो पढ़ी है, वो आता है हमारे पास वेट, ठीक है। ये हमने वेट जो है वो कंप्लीट कर लिया। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। ये हमारे पास वेट की है, इसको आप एज इट इज नोट कर लें। और ये पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना, पॉइंट्स है ना वो सिर्फ आपने इसके डबल करते जाना है, तो वो ऑलमोस्ट उतना जो है ना वो आ जाता है आपके पास, ठीक है। 1 पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट समथिंग kg के इक्वल होता है, तो वो हम कर लेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। आपने मंथ्स और जो है वो केजी में वेट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो चुकी है तो नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे
इसको ऊपर बटन किस तरह से करते हैं, ये रेज करते हैं इसको सारा। अच्छा नेक्स्ट है ना वो हम डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है लेंथ। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया ना, किसी का रह तो नहीं ना गया। ये हमने वेट पढ़ लिया, अब हम जो है वो लेंथ की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी लेंथ की असेसमेंट जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो लेंथ में सबसे पहले हमारे पास जो है जी आ जाता है लेंथ। ठीक है, लेंथ में भी आपने उस तरह से जो है वो टेबल पहले ड्रॉ करना है। टेबल के अंदर जो है वो आपने लिखना है कि इस तरह से आपने टेबल, और आपने ये भी एक चीज याद रखनी है कि आपको अगर यूएचएस के अंदर आता है लेंथ, तो लेंथ जो होती है ना हम उस बच्चे के लिए यूज करते हैं जिसकी जो एज होती है वो हमारे पास लेस देन 2 इयर्स होती है। ठीक है, जब 2 इयर्स से बच्चा जो है वो ज्यादा हो जाता है ना, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाइट। ठीक है, अगर तो वो हमारे पास 2 इयर्स से कम है, तो हम उसके लिए जो है वो जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारे पास लेंथ आता है। जब वो 2 इयर्स से जो है वो अबव हो जाता है, तो हम उसके लिए हाइट का वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम लेंथ इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने बच्चे को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 2 साल से कम है, उसकी वजह से हम लेंथ वर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं। अब लेंथ का आपने क्या लिखना है, लेंथ में आपने लिखना है कि बर्थ, पहले आप यहाँ पे लिखें जी एज। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख रहे हैं सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब हमारे पास जो सबसे पहले बर्थ पे जो है ना, जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी लेंथ जो होती है ना वो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जब उसके बाद वो होता है हमारे पास 1 ईयर का, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास आ जाती है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद तो इस तरह से ना कुछ लेंथ का सीक्वेंस होता है, मतलब बर्थ के टाइम जो है वो 50 सेंटीमीटर होती है, 1 ईयर में जो है वो 75 सेंटीमीटर हो जाती है, 2 ईयर में 85 सेंटीमीटर, 3 ईयर में 95 सेंटीमीटर, और जब 4 ईयर का चाइल्ड होता है ना, तो तब जो है उसके पास जो है उसकी हाइट आ जाती है जी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना जो है ना वो आपने करना है लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेंथ का टेबल जो है वो ये है, अगर आप कोई भी बच्चे को असेस करते हो भाई, तो आपको पता होना चाहिए, अगर तो वो बर्थ, ठीक है, अभी उसकी बर्थ हुई है तो उसका जो उसकी जो हाइट है, उसकी जो लेंथ है सॉरी, वो 50 सेंटीमीटर होगी। अगर 1 ईयर का है तो उसकी जो लेंथ है वो 75 होगी, अगर 2 ईयर का है तो 85, ठीक है, अगर 3 ईयर का तो है 95 होगी। तो इस तरह से करके आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास। उसके बाद हमने जो है सेकंड चीज पढ़ ली लेंथ। ठीक है, फर्स्ट चीज हमने क्या पढ़ा था, वेट। करके आए हैं हम असेसमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है कि हम असेसमेंट ऑफ ग्रोथ जो है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ में हमने सबसे पहली चीज जो है वो डिस्कस कर ली है, वो हमारे पास था वेट। ठीक है, जो दूसरी चीज हमने डिस्कस की वो हमारे पास आ गया जी लेंथ। ठीक है, ये पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं। अब जो तीसरी चीज हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, तीसरी चीज जो हम लेंथ में, लेंथ के बाद जो है वो थर्ड वाली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आ जाती है हेड सर्कमफेरेंस। ठीक है, तीसरी चीज है जी हेड सर्कमफेरेंस, यानी अगर आपने ग्रोथ का पता लगाना है बच्चे की, तो आप उसका हेड सर्कमफेरेंस जो है, हेड सर्कमफेरेंस क्या होता है, यानी जो हेड है उसके इर्द गिर्द आप वो कोई भी टेप जो होती है, ठीक है, जो यूजली बच्चों के लिए ना इंचेस टेप होती है जो यूज की जाती है, ठीक है, तो उसके साथ जो है वो आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि कितना जो है वो उसका हेड सर्कमफेरेंस है। तो हेड सर्कमफेरेंस से हम जो है वो ग्रोथ की असेसमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज हमारे पास हेड सर्कमफेरेंस है। हेड सर्कमफेरेंस आपको किस तरह से पता चलेगा, जब जी बर्थ का प्रोसेस होता है, ठीक है, एट बर्थ जो है वो बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है, 35 सेंटीमीटर। ये आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यूएचएस का एमसीक्यू है। बर्थ के टाइम हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, जब वो हो जाता है 3 मंथ्स का, ठीक है, तो तब उसका जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो हमारे पास 40 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो इनलार्ज होता है। देन वो 12 मंथ्स का होगा यानी 1 ईयर का, तो हमारे पास जो है वो हेड सर्कमफेरेंस उसका आ जाता है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जब होता है 24 मंथ्स का, यानी 2 साल का कह ले वो हो गया, और तब उसका जो है वो 48 होता है। ठीक है, उसके बाद नैनोज में जो है वो ग्रोथ होती है, बहुत कम ग्रोथ होती है, यूजली कहा जाता है कि जब वो 12 ईयर्स का हो जाता है, ठीक है, 12 ईयर्स का हो जाता है ना, तब उसका जो है वो तब जाके कहीं 52 सेंटीमीटर जो है वो ना फिर ग्रो करता है। ठीक है, तो हेड सर्कमफेरेंस में फिर जो चेंजेस आती है ना वो फिर नेग्लिजेंस, थोड़ी सी छोटे छोटे चेंजेस जो है ना वो फिर आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हेड सर्कमफेरेंस का सारा असेसमेंट है। ठीक है, थर्ड चीज जो हमने डिस्कस कर ली वो हमारे पास आ गई जी हेड सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब हमने असेसमेंट ऑफ ग्रोथ में कितनी चीजें पढ़ ली हैं, वेट पढ़ लिया, लेंथ पढ़ ली, हेड सर्कमफेरेंस, यानी इसके थ्रू जो है वो हम असेसमेंट कर सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने लगे हैं हेड सर्कमफेरेंस के बाद, हमने चेस्ट सर्कमफेरेंस जो है वो देखना है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो है वो चेस्ट सर्कमफेरेंस उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, और यूजुअली इन दोनों का ही एमसीक्यू आता है, हेड सर्कमफेरेंस के साथ ही चेस्ट सर्कमफेरेंस का एमसीक्यू आता है। अच्छा, हमारी बुक के अंदर ना उन्होंने ना एक लाइन मेंशन की हुई है चेस्ट सर्कमफेरेंस, जब उन्होंने लिखा है ना, तो चेस्ट सर्कमफेरेंस के साथ उन्होंने एक लाइन आपकी बुक के अंदर मेंशन की हुई है। वो लाइन क्या है? वो लाइन ये उन्होंने लिखी हुई है कि जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है ना, वो आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लेस देन होता है हेड सर्कमफेरेंस से। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो लाइन है वो ये लिखी हुई है, और यही लाइन जो है वो यूएचएस के अंदर आती है एज एन एमसीक्यू। ठीक है, कि जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है, वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर लेस देन होता है हेड सर्कमफेरेंस से। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमने कभी कभी ये होता है कि यूएचएस इस तरह से लाइन दे देता है एज इट इज, कभी कभी वो क्या करता है ऑप्शन देता है आपको। ऑप्शन क्या दिए जाएंगे आपको कि भाई हमारे पास जो है वो आपका बताएं कि कितना है। ठीक है, यानी 32 है, 33 है, 34 है, या 35 है, इस तरह से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि हेड सर्कमफेरेंस हमारे पास 35 है, तो 3 सेंटीमीटर आप लेस देन कर देंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 32 तक आ जाएगा। ठीक है, तो 32 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। आपने ये भी याद रखना है और आपने ये भी लाइन याद रखनी है। ठीक है, चेस्ट सर्कमफेरेंस में आपने ये याद रखना है। और एक चीज जो और इसके अंदर मेंशन थी वो ये थी कि 1 ईयर में जाके जो है ना, यानी 1 ईयर में चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है वो इक्वल हो जाता है हेड सर्कमफेरेंस के। ठीक है, 1 ईयर में जो है वो चेस्ट सर्कमफेरेंस हेड सर्कमफेरेंस के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए ये 1 ईयर में ये किस तरह से इक्वल होता है कि आपको ये आ जाए, आप ये भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि हेड सर्कमफेरेंस 1 ईयर में कितना था, हमने पढ़ा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चेस्ट सर्कमफेरेंस जो है वो भी हमारे पास 45 सेंटीमीटर हो जाता है। अच्छा, आप लोगों का ज्वाइन हो गया ना इससे, कुछ बच्चों का शायद ज्वाइन। ठीक है जी, अब हमने जो है वो चेस्ट सर्कमफेरेंस को डिस्कस कर लिया है, तो चेस्ट सर्कमफेरेंस को हम कर देते हैं रेस। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो पढ़ेंगे लास्ट हमारा जो है वो इसका टॉपिक है वो हमारे पास होता है मिड आर्म सर्कमफेरेंस। ठीक है, ग्रोथ को मेजर करने में जो लास्ट हमारे पास चीज आती है जिसके थ्रू हम जो है वो ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास आती है मिड आर्म सर्कमफेरेंस। यानी ये देखें, अगर आपका ये आर्म है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो अपर आर्म होता है, ये हमारे पास लोअर आर्म होता है। ठीक है, तो आपने मिड अपर आर्म का जो है वो ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है, आपने यहाँ से जो है ना, यहाँ से सर्कमफेरेंस इसका मेजर करना होता है। ठीक है, ये जो आप मेजर करते हैं ना इसको कहते हैं मिड आर्म सर्कमफेरेंस यूजली। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो मिड आर्म सर्कमफेरेंस हमने मेजर करना है, तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस के अंदर हमारे पास नॉर्मल वैल्यू होती है जी 16.5 टू 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 16.5 टू 17.5 सेंटीमीटर हमारे पास नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, और जो एमसीक्यू है इसके अंदर वो आपका ये आता है कि अगर एक मेल नरिश्ड चाइल्ड है, ठीक है, अगर एक हमारे पास मेल नरिश्ड चाइल्ड है तो उसका जो है वो सर्कमफेरेंस कितना होता है, तो हम मेंशन करते हैं कि उसका जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस होता है ना वो लेस देन 12.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू है आपका कि जो है वो मेल नरिश्ड चाइल्ड है, मेल नरिश्ड चाइल्ड है, उसका मिड आर्म सर्कमफेरेंस कितना होगा, हमारे पास आता है 12.5 सेंटीमीटर से लेस देन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड आर्म सर्कमफेरेंस की कहानी है। ये बस थोड़ा सा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हमने इतना ही कुछ है इसका पढ़ना है। ठीक है, अब जो हमने चीज डिस्कस की है वो है मिड आर्म सर्कमफेरेंस। ठीक है जी, ये हमारे पास 1 2 3 4 5वीं चीज हमने डिस्कस कर ली। अब जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, वैसे तो कुछ बुक्स में इतना ही मेंशन होता है, लेकिन हमने चूंकि वोंग्स के अकॉर्डिंग चलना है, तो वोंग्स के अकॉर्डिंग फिर हमें दो एक चीज जो है वो और पढ़नी पड़ेगी, वो हमारे पास आती है इरप्शन ऑफ टीथ। यानी जो टीथ है वो कब कब जो है वो बच्चे के इरप्ट होते हैं। ठीक है, इरप्शन ऑफ टीथ, ये आपने छठी चीज जो है वो मेंशन करनी है असेसमेंट ऑफ ग्रोथ के अंदर। अब इरप्शन ऑफ टीथ में हमारे पास कहा जाता है कि दो तरह के हमारे पास टीथ होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, दो तरह के टीथ होते हैं, एक हमारे पास होते हैं डिसीडियस टीथ, ठीक है, जो कि परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि क्या लें कि टूट जाते हैं, और दूसरे हमारे पास होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ। ठीक है, अब डिसीडियस टीथ जो होते हैं हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं इंसाइजर्स मोस्टली। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास यूजुअली हम इंसाइजर्स को जो है ना वो लेते हैं,
ठीक है। इंसाइजर्स कौन से होते हैं, अगर आप अपना इस तरह से जो है वो ओरल कैविटी ड्रॉ करें, यहाँ पे जो दो दांत होते हैं उनको हम इंसाइजर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कॉर्नर यहाँ यहाँ पे होते हैं इनको हम इंसाइजर्स कहते हैं। ठीक है, इंसाइजर्स आते हैं तो इंसाइजर्स हमारे पास जो है ना वो एक तो सेंट्रल भी आ सकते हैं, ठीक है, और लेटरल भी आ सकते हैं। इनको आप दो में डिवाइड कर देते हो भाई, सेंट्रल और लेटरल। ठीक है, जिस तरह से मैं लिख रही हूँ ना, आपने इस तरह से ही अपने पास जो है वो मेंशन कर लेना है। अब सेंट्रल जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, हमें पता है। ठीक है, लोअर भी है और अपर भी है। ठीक है, लोअर भी है और अपर भी है। ठीक है, अब हमने इनकी एज देखनी है। लोअर जो होते हैं ना वो हमारे पास यूजली 5 मंथ्स में जो है ना वो आ जाते हैं। ठीक है, और जो अपर होते हैं वो हमारे पास यूजली 6 मंथ्स में आ जाते हैं। अब जो लेटरल टीथ होते हैं ना वो आपके यूजली 9 मंथ तक आ जाते हैं। ठीक है, ये आपने इस तरह से चार्ट बना के इस तरह से आप याद करेंगे तो होप सो आपको जो है वो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी डिसीडियस टीथ की थोड़ी सी कहानी है। अब अगर हम लेटरल की हमने बात कर ली, ठीक है, और इंसाइजर्स के साथ आपके पास मोलर्स होते हैं। ठीक है, इंसाइजर्स के साथ हमारे पास मोलर होते हैं। ठीक है, मोलर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मोलर जो होता है वो हमारे पास आ जाता है 15 मंथ्स में। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड मोलर होता है वो आ जाता है ऑलमोस्ट 2 इयर्स। ठीक है, ये आपने मेंशन कर लिया, ये हमारे पास डिसीडियस की है। ठीक है, अब जो परमानेंट टीथ होते हैं उसमें मोस्टली हम मोलर्स की ही बात करते हैं। उसमें हमारे पास विजडम टीथ भी आ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा विजडम टूथ जो होता है वो बाद में डेवलप करता है। ठीक है, परमानेंट टीथ के अंदर हम लिखते हैं जो हमारा फर्स्ट मोलर होता है, ठीक है, टूट के जब दोबारा उसने वापस आना होता है, फर्स्ट मोलर जो है हमारे पास 6 इयर्स। ठीक है, सेकेंड मोलर जो है वो हमारे पास होता है यूजली यूजली 12 इयर्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है थर्ड मोलर। थर्ड मोलर जो है वो आपके पास आ जाता है 18 इयर्स। ठीक है, और विजडम टीथ जो होता है वो यूजली डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं ना अक्कल दाढ़। ठीक है, उर्दू में हम कहते हैं अक्कल दाढ़। तो विजडम टीथ जो होता है, विजडम टूथ कह लें, टीथ कह लें, ये आपके पास मोस्टली 22 इयर्स तक जो है ना वो आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इरप्शन ऑफ टीथ की फुल स्टोरी है कि इरप्शन ऑफ टीथ जो है वो कब कब हो सकता है। ठीक है, इरप्शन ऑफ टीथ में हमने मोलर्स की बात की है, इंसाइजर्स की बात की है। ठीक है, कुछ हमारे पास डिसीडियस टीथ हैं और कुछ हमारे पास जो है वो परमानेंट टीथ हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हो गया टीथ इरप्शन। ये सारी आपकी ग्रोथ, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ जो है वो हो रही है। ठीक है, आप इसको पढ़ के परेशान ना हो, आप यही समझें कि आपका पूरा चैप्टर जो है ना वो कवर हो जाना है। ठीक है, अच्छा ये आपने लिख लिया तो मैं ये रेज कर दूं अब। अगर किसी ने कुछ नहीं लिखा तो वो मुझे साथ साथ बताता जाए। ठीक है, ताकि मैं उसको जो है वो भी रहने दूंगी। तो ये हमारे पास जो हमने इरप्शन ऑफ टीथ भी अब डिस्कस कर लिया। ऑलमोस्ट असेसमेंट जो है ना वो हमारे पास कंप्लीट है। ठीक है, बाकी अगर कुछ रह भी गया होगा तो वो हम इंशाल्लाह देखेंगे और उससे जो है ना वो फिर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये हमारे पास असेसमेंट ऑफ ग्रोथ जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ में हमने जो चीजें डिस्कस कर की हैं वो हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं। हमने वेट को डिस्कस किया, ठीक है, हमने लेंथ को डिस्कस किया, हमने हेड सर्कमफेरेंस को, चेस्ट सर्कमफेरेंस को, मिड आर्म सर्कमफेरेंस को और टीथ इरप्शन को। ठीक है, ये सारी चीजों से जो है वो आप पता लगा सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो कितनी हुई है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ करने के लिए हमें ये सारी चीजें जो है वो चाहिए होती हैं। ठीक है, वेट, लेंथ, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस और टीथ इरप्शन। ठीक है, तो इन चीजों से आप पता लगा सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो कितनी हुई है और कितनी नहीं। ठीक है,